दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए मित्रों, आज जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्लास 4 है और आप इसे देखिए और आनंद लीजिए। मैंने बार बार बताया है, अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब 100% दूँगा। कोई भी मित्र ऐसा नहीं है जिसके कमेंट का जवाब यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको भर्ती से संबंधित कोई समस्या हो या पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या हो या आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बना के आपको समय निकाल के ज़रूर दूंगा। और 3 वीडियो पहले हो चुके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के। मैंने बताया है 30 से 32 वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, आप सभी लोग अगर पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं तो वो जीके आपका कारण बना है। और जीके में यूपी स्पेशल का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में, और इससे जो है लगभग 7 से 9 क्वेश्चन कभी कभार आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 7 से 9 क्वेश्चन अगर आप 30-32 वीडियो देख लेते हैं, 25-25 मिनट 20-20 मिनट का वीडियो रहेगा तो आप पूरा कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, आपसे एक बात और कहनी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके लिए काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मन कहेगा। और एक काम आपको और करना है, और चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर अगर आप वर्दी के दीवाने हैं तो आपके समस्त सपनों को पूर्ण किया जाएगा और आप अपनी मंजिल को पंख दे सकते हैं, मंजिल की तरफ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब आपको करना है। सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होता है, केवल एक संख्या बढ़ती है। जो मैं कहूँगा, जैसे ट्विटर अभियान हुआ या कुछ हुआ, तो ज़्यादा संख्या रहेगी तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कह दूँगा, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अभियान में जुटेंगे, इससे आपका ही लाभ होने वाला है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। मित्रों, आपके सामने मैंने बार बार कहा है एक मैप होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए, जैसे मैं बताऊं, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ ज़िला कौन सा है आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे दीजिएगा। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है, ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल से जुड़ा हुआ ज़िला कौन सा है। पीलीभीत है, खीरी है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं जुड़े हुए ज़िले से, उसे आप एक बार मैं क्यों लगा देता हूँ पहले उत्तर प्रदेश मैप, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश मैप को जानना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक मैं आपको बता दूं। वह टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन पर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन पर टॉपिक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे अध्ययन करना है, आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस किस तरीके से वीडियो आपको मिलेंगे, ये सभी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, लास्ट में जो है आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। मैं लाइव तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन 5 को प्रश्न आपको दिया जाएगा, उन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वास्तव में मेहनत करते हैं तो उन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं देखूंगा कि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, मैंने बार बार कहा है, अगर आपको कंटेंट ही चाहिए तो किताब आप ले लीजिए, वहाँ से कंटेंट आप ढूंढिए, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, मैनेज करके पढ़ाई करिएगा। मेरे पास उस पूरा सेट नहीं है कि आपको अच्छे से दे पाऊँ, लेकिन जितना प्रयास है अच्छा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन की बात की जाए, राज्य का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। जैसे राज्य है आपका, राज्य इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ए वाला उत्तरी भाग है, उसके बाद नीचे है, ठीक है। तो ये जो उत्तरी भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है, भाभर क्षेत्र कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, भाभर क्षेत्र क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर जो है उत्तरी भाग के प्रदेश में, उत्तरी भाग में यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और इसी हिमालय पर्वत से जो है गंगा नदी, यमुना नदी, समस्त नदियाँ जो है, अधिकतर नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं और इसमें प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो नदियाँ जो है वहाँ से निकलने के बाद, ऊंचे पहाड़ों से निकलने के बाद जब इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में जो है, जो ऊपर वाले बालू होते हैं, बड़े बड़े पत्थर साइज के, ये चले आते हैं यहाँ पर नीचे, थोड़ा सा नीचे, पर्वत के ठीक नीचे बालू आ जाते हैं,
रेत आ जाते हैं, ठीक है, महीन महीन बालू, बड़े बड़े पत्थर, ये सभी टूट टूट करके नदी के साथ थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंकड़ पत्थर और मोटे बालुओं से युक्त जो है भाभर क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आया आपको ना। तो भाभर क्षेत्र का निर्माण इसी तरीके से होता है और ये जो है प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग होता है। अब बात की जाए जैसे भाभर क्षेत्र के निर्माण के उत्तर प्रदेश इस तरीके से है, उत्तर वाला एरिया, तो भाभर क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर सट के हो जाता है। फिर उसके नीचे जो है, इसके नीचे इधर गंगा के मैदान का निर्माण होता है, क्योंकि अब यहाँ से नदियाँ जो हैं स्पेशल अच्छे प्रवाहित रूप में निकलती हैं, वहाँ बालू पत्थर थोड़ा कम हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल वे में चलती है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गंगा के मैदान का निर्माण हो जाता है, जहाँ पर मैं ज़्यादा लाइन कर रहा हूँ। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर जो है जिसे दक्षिण कहा जाएगा, दक्षिण में जो है बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र इसे कहा जाता है, या दक्षिण का पठार बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर पठार पर्वत वाले हिस्से प्रारंभ हो जाते हैं, समझ में आया ना। और उसके बाद ये जो क्षेत्र बचता है, ये वाला क्षेत्र, इसे जो है तराई क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तराई क्षेत्र में क्या होता है, तराई क्षेत्र में जो है नदियाँ इसी तरीके से निकलती है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा गहराई हो जाती है, दलदल भूमि हो जाती है, समतल नम एवं दलदली भूमि को तराई क्षेत्र बोला जाता है। ये जो गोरखपुर वगैरह वाला एरिया है, ये सभी तराई क्षेत्र में आते हैं, समझ में आया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। भाभर क्षेत्र से सटा चौड़ी पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे समतल नम एवं दलदली भूमि भी कहा जाता है तराई क्षेत्र को। अब तराई क्षेत्र आप समझ गए होंगे, वो वाला एरिया जो होता है गोरखपुर हुआ, श्रावस्ती हुआ, बलरामपुर, इस तरीके के जो एरिया हैं, ठीक है, महाराजगंज कुशीनगर वाला, ये सब तराई क्षेत्र में आते हैं, ठीक। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी है। आगे है सबसे दक्षिण में बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र स्थित है, आप समझ गए होंगे। तराई क्षेत्र पठारी क्षेत्र के बीच मैदानी क्षेत्र है। तराई क्षेत्र यहाँ पर है, पठारी क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा देखिएगा, लाइन में चेंज कर दें। यहाँ पर क्या है, पठारी क्षेत्र है दक्षिण में, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तराई क्षेत्र है इस तरफ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाभर क्षेत्र है, और इसके बीच में जो स्थान बच रहा है, ए वाला स्थान, इसे क्या कहा जाएगा, मैदानी क्षेत्र बोला जाएगा। ये समस्त मैदान होते हैं, जैसे क्या हो आपका सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, ठीक है, मिर्जा अयोध्या हो गया, उसके बाद जौनपुर हो गया, ये सभी किस क्षेत्र में आते हैं, मैदानी क्षेत्र में आते हैं, समझ में आया ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है, जो नदी यहाँ से भाभर क्षेत्र से निकलती है, यहाँ से जब नदी निकलती है तो अपने साथ बालू, महीन महीन बालू लेकर आती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जिसका निर्माण होता है, जलोढ़ मतलब काप मिट्टी उसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इससे क्या होता है, इससे बांगर कहते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, कहा नहीं जाता है। अब इसे ट्रिक से कैसे आप याद करेंगे, बांगरू मतलब पुराना है, बांगर है, पुराना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। बांगरू शब्द आपके यहाँ अगर चलता होगा तो आप जान गए होंगे। आगे है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, ठीक है, खादर कहते हैं। आगे है खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बीहड़ का निर्माण होता है। अब आपको मैं बता दूं, आप जो है बीहड़ शब्द सुने होंगे बहुत ज़्यादा, चंबल के बीहड़ों में डकैत रहते हैं, तो ये बीहड़ शब्द होता क्या है, जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, और नदी जब ज़्यादा बाढ़ आ जाता है नदी में, तो नदियाँ जो है अपने किनारे वाले जो तट होते हैं, ये जो तट होते हैं इसे काट देती है, ठीक है। किनारे मकान वकान सब गिर जाते हैं, और ये जो खेती वाली भूमि होती है ना, जो मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये तो नदी के साथ बह जाता है, अंदर चला जाता है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर निर्माण होने लगता है बीहड़ का निर्माण, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, यही होता है बीहड़। यहाँ पर जब खेती वाले ज़मीन जो है हट जाती है तो बीहड़ का निर्माण हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पर निर्माण होता है, सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण, तो सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण जो है चंबल और यमुना नदी पर होता है, ठीक है। चंबल और यमुना नदी बाढ़ आता है, कृषि युक्त भूमि कट जाती हैं, और वहाँ पर जो है बीहड़ का निर्माण हो जाता है। आगे है बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में दलहन और तिलहन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब मैंने क्यों नहीं लिखाया, जैसे मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें पूछी जाएंगी
तो जो मैदानी क्षेत्र के बच्चे होंगे वो बता लेंगे, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में गेहूँ, आलू, गन्ना, इन सब का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस फसल का निर्माण होता है, कौन सी फसल प्रयुक्त होती है, उत्पाद होती है, तो तराई क्षेत्रों में क्या होगा? तराई क्षेत्र में नम होगा, दलदली भूमि होगी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा धान पाया जाएगा, ठीक है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी उनी बहुत कम होता है, तो वहाँ पर दालें पाई जाती हैं। दाल में जैसे आप चना बोते हैं तो उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आगे है बुंदेलखंड क्षेत्र की ढाल कैसी है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो ढालें होती हैं वो उत्तर की ओर होती हैं, इस तरीके से लटकी हुई होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। आप आसानी से थोड़ा सा मैप को अपने दिमाग में रखिएगा, उसके बाद समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए चलिए आगे हम बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि सर्वाधिक नम भूमि वाला ज़िला कौन सा है? इसे आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक नम भूमि वाला ज़िला जो है सोनभद्र है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा नम भूमि पाई जाती है और सबसे कम नम भूमि जो है बागपत और हाथरस में पाई जाती है। इसे याद रख लीजिएगा। सर्वाधिक नम भूमि वाला ज़िला सोनभद्र है और सबसे कम नम भूमि वाला ज़िला जो है बागपत और हाथरस है। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे 2-3 पॉइंट हमने क्रमबद्ध किया है। सबसे अधिक शुष्क खेती कहाँ पर होती है? अब शुष्क खेती का मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे कम पानी, जहाँ पर कम पानी पाया जाएगा वहीं पर जो है ऐसी खेती होगी, ठीक है। और सबसे कम पानी कहाँ पाया जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाएगा। इसी बुंदेलखंड क्षेत्र को दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहते हैं, उत्तर प्रदेश का है। समझ में आया ना? तो सबसे अधिक शुष्क खेती कहाँ पर होती है? तो बुंदेलखंड में होती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए सर्वाधिक मृदा अपरदन उत्तर प्रदेश में कैसे होता है? तो जल से ही होता है। समझ में आया ना? सबसे ज़्यादा जो मृदा अपरदन होता है उत्तर प्रदेश में। मृदा अपरदन क्या होता है? बरसात होती है, बरसात के साथ जो जल वाली मिट्टी रहती, खेती वाली जो मिट्टी रहती है वो बह करके नदियों तालाबों में चली जाती है। तो ऊपर वाली जो मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, फिर भी वो खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। आगे अगर बात की जाए सर्वाधिक अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन अब किसे कहेंगे? ध्यान रखिएगा। अवनलिका अपरदन क्या होता है? जैसे खेती आप करते होंगे, खेती जैसे आप गर्मियों में जब अपना कोई खेत ओत भरते होंगे, तो ध्यान दीजिएगा गर्मियों में जब आप खेत भरते हैं तो खेत में जो है खेत की सिंचाई के दौरान ऐसे ऐसे पाइप पार करके, जैसे लाइनिंग वाइज पानी आपके खेतों में बराबर से नहीं जाएगी, लाइनिंग पार करके सबसे ज़्यादा जाएगी, बीच बीच में खाली हो जाएगा। लाइनिंग पार पर पानी जो है लाइनिंग कर करके इधर उधर से कटता है, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है अवनलिका अपरदन। यहाँ पर जो है मिट्टी बह जाएगी। इस क्षेत्र की मिट्टी जब इस तरीके से लाइनिंग में आई जाएगी ना, तो यहाँ की मिट्टी जो कृषि उपयुक्त होगी वो किसी एक किनारे पर चली जाएगी, यहाँ से कृषि एक किनारे पर चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है जायज़ सी बात है मृदा अपरदित हो गई तो फिर दिक्कत होगी। समझ में आया ना? और अवनलिका अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर होता है? तो इटावा और आगरा में होता है। आगे है सर्वाधिक वायु अपरदन कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक वायु अपरदन जो है मथुरा और आगरा में होता है। कहाँ कहाँ पर? मथुरा और आगरा में। अब वायु अपरदन क्या होता है? वायु से जो मिट्टी उड़ेगी, अगर आप मध्य मैदानी क्षेत्र के होंगे तो आप जानते होंगे आपके यहाँ मिट्टी हल्की नहीं होती है। आपके यहाँ मिट्टी हल्की नहीं होती है, वो थोड़ा गढ़ू होती है, ठीक है, वजनदार होती है। अब मथुरा और आगरा जो है राजस्थान से जुड़े हुए ज़िले हैं। किससे? राजस्थान से जुड़े हुए 2 ज़िले हैं, मथुरा और आगरा। अब राजस्थान में अगर मरुस्थलीय एरिया है तो यहाँ पर भी मरुस्थलीय एरिया है। तो मरुस्थलीय एरिया में बलुआ वाली मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो बलुआ वाली मिट्टी होती है हवा से ज़्यादा उड़ती है, तो इसी से थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा। तो सर्वाधिक वायु अपरदन मथुरा और आगरा में होगा। समझ में आया ना? आइए चलिए, प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए, मैं इम्पॉर्टेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट इतने ही हैं जो मैंने बताया है, अगर आप इसे ध्यान रखते हैं यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो कुछ बचता है उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे। समझ में आया ना? जैसे आज मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4 ऑप्शन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे है कौन सा ज़िला नेपाल से सटा हुआ नहीं है? इसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेपाल से सटा हुआ ज़िला नहीं है। आगे है, ये सभी क्वेश्चन जो है कभी न कभी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे है उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, आप इस तरीके से कहिएगा, आप कमेंट बॉक्स में पहले का ए, दूसरे का बी, इस तरीके से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है।
आगे है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ज़िला कौन सा है। तो मुस्लिम आबादी वाला ज़िला भी आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैंने पढ़ाया है सब कुछ। आगे है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दूसरा ज़िला, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला तो मैंने खीरी पढ़ाया था, लेकिन मैंने पूछा है दूसरा ज़िला कौन सा है। प्रश्न को ध्यान रखिएगा और आसानी से इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपको करना है, ठीक है। धन्यवाद आपका।